नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, हमारी देखिए आज पाणिनि बेज की ये 5वीं क्लास होगी और हमने वर्ण विचार संज्ञा प्रकरण अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। और आज हम संधि का टॉपिक लेके आए हैं साथियों। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है कि आप लोग देखिए कि जब मैं इस तरीके की हिस्ट्री देखता हूं इसमें, तो नॉन नॉन सब्सक्राइबर ज्यादा में मेरा वीडियो देखते हैं। लेकिन साथियों, आपको ध्यान रहे कि देखिए, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि देखिए आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे इतना ही मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासें लेकर के आऊंगा। लेकिन आपका सपोर्ट, आपका स्नेह और आपका प्यार ही मुझे आगे बढ़ाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं साथियों। हम संधि पढ़ेंगे। आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? संधि के बारे में। देखिए साथियों, संधि की हम यदि मान लीजिए बेसिक की बात करें तो जो संधि है, संधि शब्द है, संधि शब्द में सम उपसर्ग है, दा धातु है और की प्रत्यय के सहयोग से संधि शब्द निष्पन्न होता है। ठीक है, तो यहां लिखा भी है, देखिए, सम उपसर्ग दा धातु की प्रत्यय से बनने वाला साथियों जितने भी जो शब्द होते हैं, यानी किम शब्द से की शब्द की प्रत्यय से बने हुए जो शब्द होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। देखना, जैसे सम उपसर्ग है, दा धातु है और की प्रत्यय से क्या शब्द निष्पन्न होता है? संधि शब्द बनता है। संधि शब्द पुल्लिंग शब्द है। हमें लगता है कि स्त्रीलिंग शब्द है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संधि शब्द में कौन सा लिंग है। तो साथियों ध्यान रखें कि संधि शब्द में सम उपसर्ग और दा धातु और की प्रत्यय के सहयोग से बना हुआ शब्द है। तो की प्रत्यय से बने हुए शब्द हमेशा सदैव पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है, तो यहां संधि शब्द में पुल्लिंग शब्द है। संधि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है साथियों, यानी संधि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है साथियों, वो क्या होगा? मेल या संधान, योग या जोड़ना। यानी संधि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ कहे हम, तो या तो मेल यानी दो वर्णों के मध्य जो मेल होता है, या फिर हम संधान कह सकते हैं और योग और जोड़ भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे साथियों यहां पर वर्ण संधानम संधि, यानी वर्ण संधानम संधि या वर्णानाम मेलनम संधि। तो इसका जो यदि हम हिंदी में अर्थ करें तो क्या होगा कि दो वर्णों के मध्य, यानी दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, कि वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। आगे साथियों संधि सूत्र सॉरी संधि सूत्र है ये पाणिनीय व्याकरण की सबसे सटीक परिभाषा है। और संधि की जो मानी जाए तो पर सन्निकर्ष संहिता, ये सूत्र है, संहिता संज्ञा सूत्र है। ये सूत्र क्या कहता है कि जहां दो वर्णों के मध्य, जहां दो या दो से अधिक वर्णों के मध्य सामीप्य का अभाव हो, यानी परस्पर सामीप्य का अभाव हो, तो वहां संधि का विषय होता है, अर्थात उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, यहां लिखा भी है मैंने, देखो, पर सन्निकर्ष संहिता, अर्थात जहां दो या दो से अधिक वर्णों के मध्य परस्पर सामीप्य का अभाव हो, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय। जैसे साथियों यहां देखिए, पहले पद के अंत में ए, दूसरे पद के प्रारंभ में आ, दोनों मिलकर के क्या बनेगा? आ। ऐसा हम पढ़ेंगे स्वर संधि में। तो इसमें हम संधि की बात करें साथियों तो इसमें दीर्घ संधि है। आगे हम बात करें साथियों कि संधि प्रयोग कि संधि कहां कहां हो सकती है, किस किस जगह पर संधि हो सकती है। तो देखिए साथियों, संहिता एक पदे नित्या धातुपसर्गयो, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवत्साम अपेक्षति। ठीक है, ये क्या कह रहा है साथियों? ये जो श्लोक है ये बता रहा है कि जो संधि है एक पद में भी होती है,
धातु में होती है, उपसर्ग में होती है और एवं समास है, यानी समास में भी होती है। ठीक है। वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षति, लेकिन जो वाक्य में तो क्या होती है कि वक्ता की इच्छा के अनुसार होती है कि वो संधि करके बोले या बिना संधि करके बोले। तो हम कह सकते हैं साथियों, याद कैसे रखेंगे इसको, संहिता एक पदे नित्य नित्या धातुपसर्गयो नित्य समास वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। ठीक है, विवक्षाम अपेक्षति, अर्थात एक पद में धातु और उपसर्ग में समास में संधि नित्य होती है, यानी एक पद में धातु और उपसर्ग में एवं समास में संधि नित्य होती है। नित्य का मतलब तो होता है सदैव होती है, अर्थात हमेशा होती है। ठीक है, आगे देखिएगा साथी, परंतु वाक्य में संधि वक्ता की इच्छा के अनुसार होती है, लेकिन जो वाक्य होता है, जो सेंटेंस होता है, उसमें जो संधि होती है वो वक्ता की इच्छा के अनुसार होती है कि वक्ता उसको संधि करके बोले या बिना संधि करके बोले। ठीक है साथियों, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो जिससे कि आगे और पढ़ते हैं हम। आप देखते हैं साथियों, व्याकरण शास्त्र की जो प्रक्रिया है, यानी व्याकरण शास्त्र की जो प्रक्रिया है, परंपरा में संधि 5 प्रकार की मानी गई थी। यानी जो व्याकरण शास्त्र है, कहने का मतलब भट्टोजी दीक्षित ने क्या किया कि सिद्धांत कौमुदी की रचना की तो उसमें 5 प्रकरण बना दिए। ठीक है, इस कारण से 5 प्रकार बताए। सिद्धांत कौमुदी में संधियों के 5 प्रकरण बनाकर संधि के 5 भेद कर दिए। यानी भट्टोजी दीक्षित, सिद्धांत कौमुदी की जो रचयिता है साथियों वो है भट्टोजी दीक्षित है। अब हम बात करते हैं साथियों, जिसमें देखिए 5 प्रकरण कौन कौन से बनाए थे। एक तो अच, जिसे हम कहते हैं स्वर संधि, प्रकृति भाव जो स्वाभाविक होता है, जैसा संधि रूप होता है सेम उसी तरीके का संधि विच्छेद होता है, यानी कोई किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। हल संधि, यानी जिसे व्यंजन संधि कहते हैं हम। ठीक है, और विसर्ग संधि और स्वादि संधि, यानी ये 5 प्रकरण बनाए थे भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में साथियों। अब हम बात करते हैं, वरदराज आचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की थी। यानी लघु सिद्धांत कौमुदी के जो रचयिता है वरदराज आचार्य है। इन्होंने क्या किया साथियों कि देखिए यहाँ 5 प्रकरण थे सिद्धांत कौमुदी में जो भट्टोजी दीक्षित की रचना है, और यहाँ वरदराज ने क्या किया, लघु सिद्धांत कौमुदी में 3 प्रकरणों में विभाजन करके और संधि के 3 भेद माने। कितने भेद माने? 3 माने। तो देखिए संधि के मैंने साथियों 3 भेद यहाँ कर रखे हैं अच्छी तरीके से, यानी अच संधि जिसे हम स्वर संधि कहते हैं, और हल संधि जो व्यंजन संधि होती है, और विसर्ग संधि। कहने का मतलब साथियों यहाँ वरदराज आचार्य ने क्या किया कि जो यहाँ प्रकृति भाव संधि थी इसको किसमें मिला दिया, अच यानी स्वर संधि में मिला दिया। ठीक है, व्यंजन को व्यंजन ही है विसर्ग, और स्वादि संधि थी इसको किसमें मिला दिया, विसर्ग में। इस प्रकार से वरदराज आचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी में 3 प्रकरणों की रचना की थी। यानी 3 प्रकरणों से लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की, जिसमें अच यानी स्वर संधि और हल व्यंजन और विसर्ग संधि। ठीक है, जिसमें देखिए हल और ये विसर्ग संधि। अच स्वर संधि के जो भेद होते हैं साथियों, मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो 8। ठीक है, क्योंकि वो तो प्रकृति भाव तो होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी साथियों यहाँ 8 होते हैं। देखिए एक तो स्वर्ण दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप और पर रूप। ठीक है, और एक होता है जो साथियों यहाँ पर है प्रकृति भाव। प्रकृति भाव यदि हमारे जो होता है अधिकतर कहाँ चलते हैं, यदि हम स्कूल लेवल पे ले साथियों तो देखिए इसमें क्या होता है कि स्वर संधि यानी स्वर्ण दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप तक
चलते हैं, अधिकतर जो उदाहरण आते हैं। और व्यंजन संधि में साथियों सतुत्व संधि है, स्टुत्व जिसे योग विशिष्ट संधि भी कहते हैं। इन दोनों को योग विशिष्ट संधि के नाम से भी जाना जाता है। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि योग विशिष्ट संधि कौन सी है, तो साथियों ध्यान रखना सतुत्व और स्टुत्व है। जसत्व, चरतु, अनुनासिक, अनुस्वार, अनुस्वार प्रस्वन, पूर्वस्वन, प्रस्वन और छत्व यानी छ का आगम। विसर्ग संधि में साथियों ध्यान देना, विसर्ग संधि में जो है यहाँ ओतो विसर्ग संधि है, यानी विसर्ग के स्थान पर उ और ए और उ मिलकर के ओ बनता है। ऋतु विसर्ग संधि है, यानी विसर्ग के स्थान पर र। और सत्व विसर्ग संधि साथियों विसर्ग के स्थान पर छ, और यहां दे रखा है साथियों विसर्ग लोप संधि, यानी विसर्ग का लोप होना। ठीक है साथियों, आज ही हमने संधि का एक सामान्य परिचय पढ़ा, जिसमें हमने संधि की परिभाषा और संधि शब्द कैसे निष्पन्न हुआ, और ठीक है संधि के भेद, स्वर संधि के भेद, और व्यंजन संधि पढ़ी हमने, जो व्यंजन संधि के कुछ उपभेद होते हैं। और इस तरीके से सारा करके आज हमने संधि का सामान्य परिचय कंप्लीट किए हैं, और आगे करके हम एक एक करके संधि पढ़ेंगे। साथियों आपका प्यार और स्नेह हमेशा बनाए रखना। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।